हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम धीरे धीरे नज़दीक पहुंचते जा रहा है। तो चलिए, आज के क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स लेसन 12 है और इस पाठ में हमें परमाणु के बारे में देखना है। परमाणु यानी कि एटम से रिलेटेड जितने भी मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो इस पार्ट से रिलेटेड एक भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। आप टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल पे बस बने रहिए शुरुआत से लास्ट तक, क्योंकि फिजिक्स ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद केमिस्ट्री भी साथ में लेंगे, बायो भी करेंगे और सब सब्जेक्ट को धीरे धीरे करते जाएंगे। एग्जाम तक आपको टोटल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके बाद आप एग्जाम में बैठिएगा तो दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ, कोई चैनल पे है जिसके कारण हमें अच्छा कंप्लीट हो गया था। एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन हम 1 को देखेंगे। क्या है? बीटा किरणें विक्षेपित करती है किसमें? बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है? तो ये चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है। कैसा होता है? सतत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव है, 1 लाइनर, इसीलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त में नहीं पड़ती है? अवरक्त में नहीं पड़ती है तो लाइमन श्रेणी अवरक्त में नहीं पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी किस में पड़ती है? तो पराबैंगनी में पड़ती है। लाइमन श्रेणी किस में पड़ जाएगी? पराबैंगनी में, अवरक्त में नहीं पड़ती है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? यानी कि नाभिक की त्रिज्या कितनी मीटर की होती है? तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। इसको हम फेम्टो के नाम से भी जानते हैं। 10 के पावर माइनस 15 मीटर को हम क्या कहेंगे? एक फेम्टो। एक फेम्टो। आप ये भी याद रख लीजिएगा। 10 के पावर माइनस 15 मीटर को क्या कहा जाएगा? एक फेम्टो कहा जाएगा। यहां से एक और याद रख लीजिएगा, परमाणु का त्रिज्या। तो परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम या 1 फर्मी भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, इसको 5 बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिडबर्ग नियतांक का मात्रक लिखें। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है? तो रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स कहिए या 1/मीटर यानी कि प्रति मीटर कहिए, दोनों एक ही बात है। मीटर इनवर्स या प्रति मीटर, ये मात्रक हो गया। और इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों? हो सकता है मात्रक पूछ लिया है 2024 में, आपसे इसका बीमा पूछ दे। एग्जाम में जैक को कोई जानता नहीं है कि क्या पूछ सकता है। तो मात्रक पूछा है, बीमा पूछ दे, तो बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर के लिए लेंथ तो एल हो जाएगा और इन्वर्स है तो इन्वर्स, यानी कि लेंथ एल इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल इन्वर्स। अब इसको पूरा करना चाहते हैं तो एम एल टी, एल है इन्वर्स तो एल इन्वर्स, और बाकी क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा प्रकीर्णित होते हैं, उस बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझिएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। अब उस बल में जिस बल के कारण अल्फा प्रकीर्णित होते हैं दोस्तों, प्रकीर्णित होते हैं, तो उस प्रकीर्णित होने में कौन सा बल लगता है? कूलाम बल। कौन सा बल? कूलाम बल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, संक्रमण क्या होता है? उच्च कक्षा से कोई दूसरी कक्षा में होता है, तो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है?
तो यहाँ पे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा श्रेणी हो जाएगा? बामर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? बामर श्रेणी। कब? जब उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तब। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है? लेजर क्रिया के लिए क्या चीज, के लिए 2 बार लिख दी। लेजर क्रिया क्या चीज के लिए उत्तरदायी है? लेजर क्रिया क्या चीज के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों संख्या परिवर्तन के लिए। क्या चीज के लिए उत्तरदायी है? संख्या परिवर्तन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी किस भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बस बामर श्रेणी क्या है? तो दृश्य भाग में पड़ती है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 10। कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती है दोस्तों? तो ऋणावेशित होती है। कैथोड का मतलब भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि एनोड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, और कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। एनोड को हम केटायन भी कहते हैं, केटायन, और कैथोड को एनायन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कैथोड किरणें कैसी किरणें हैं? तो ऋण आवेशित किरणें हैं। कैसी किरणें? ऋण आवेशित किरणें। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। 11 क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है दोस्तों? तो h/2π होता है। कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। कैथोड किरणों में निहित होती है, यानी कैथोड किरणों में क्या चीज होती है? तो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। क्या होती है? मंद इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल का सफल व्याख्या कौन स्पेक्ट्रम किया? स्पेक्ट्रम यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है? बोर परमाणु मॉडल का सफल व्याख्या कौन सा स्पेक्ट्रम किया? तो रेखिल स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? रेखिल स्पेक्ट्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? तो विकिरण ऊर्जा का जो क्वांटम होता है उस क्वांटम को फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया? दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का खोज आपको क्लास में भी बताया है, प्लांक किया है। कौन किया है? प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया? प्लांक। इसके बाद का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की? हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील्स बोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील्स बोर। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु संरचना जानने के लिए अल्फा कणों का प्रयोग किस घटना से संबंधित है? यानी कि अल्फा कण का प्रयोग किया गया, वो उस कण का किस घटना का प्रयोग किया गया, यानी कि किस घटना से संबंधित है? प्रकीर्णन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन है। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। क्या मानना है? प्रकीर्णन। अल्फा कण का क्या करवाया गया? प्रकीर्णन करवाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां कैसी होती हैं? यानी कि बामर श्रेणियां कैसे क्षेत्र की होती है? तो ये दृश्य क्षेत्र होती है। कैसी क्षेत्र होती है? दृश्य क्षेत्र में होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणी, कौन सा श्रेणी? बामर श्रेणी। कैसा क्षेत्र? दृश्य क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है दोस्तों? तो देखेंगे 19 को, बोर परमाणु मॉडल किसके लिए मान्य है? बोर का जो परमाणु मॉडल दिया गया वो किसके लिए मान्य है दोस्तों? तो केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए। वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या है? 1 है। परमाणु संख्या 1 है, वैसा परमाणु के लिए ही बोर का परमाणु मॉडल मान्य है। इसके बाद
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु के नाभिक क्या चीज का बना होता है? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में दो चीज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जिसमें प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन कोई चार्ज का नहीं होता, आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज का होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 21 क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रैकेट ने किया। किसने किया? ब्रैकेट। और ब्रैकेट ये वैज्ञानिक का नाम है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट श्रेणी भी है। और ब्रैकेट वैज्ञानिक ही इसका अध्ययन किया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन का संवेग कितना होता है? तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन का संवेग 5 गुणा 10 के पावर माइनस 22 kg प्रति सेकेंड होता है। कितना? 5 गुणा 10 के पावर माइनस 22 kg पर सेकेंड। ऐसा नंबर वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? देखिए रीडबर्ग, फिर से रीडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? इससे पहले बताएं कि रीडबर्ग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर इनवर्स। इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो एल इनवर्स। और इसका यहाँ पे क्या है? वैल्यू है कितना? 1.097 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और इसका तो मात्रक ही है मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ठो क्वेश्चन आपका वीवीआई हो गया, जिसमें कि एक ठो पूछा हुआ है बीमा या मात्रक। हो सकता है मात्रक पूछ दे, मात्रक पूछा हुआ है, हो सकता है बीमा पूछ दे, या हो सकता है इसका वैल्यू पूछ दे कितना होता है। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी। याद रखे होंगे, आपको कहानी बताए थे मैडम क्यूरी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? मंदक का कार्य दोस्तों, मंदक यानी कि धीमा कर देना। तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। मंदक का काम क्या है? न्यूट्रॉन की गति को तेज से धीमा कर देना, यानी कि कम कर देना। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मंदक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आपको ये चीज बताना है। आपका कमेंट का इंतजार हम करते रहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट किया कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्षय गुणांक का मात्रक क्या है? तो क्षय गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? क्षय गुणांक का मात्रक हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है। जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? एक हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों 1 होते हैं। और यहाँ पे क्या बना देता है? एक हीलियम बनाता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो सूर्य में क्या होता है? तो ये सन है। और सन में होता क्या है? तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों नाभिक का, अगर आपको देखिए पिछलका बार क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई एक तत्व का नाम बता दिया था, या तत्व नहीं बताया था, उसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या था, और न्यूट्रॉन का संख्या पूछा हुआ क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? A-Z। ए क्या है? तो ए द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या है? तो परमाणु संख्या होता है। जेड परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हो सकता है पिछलका बार में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ था, इस बार का एग्जाम में डायरेक्टली कह दे कि सोना का बताइए न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है, या चांदी का बताइए न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा। तो आपको बॉस पीरियोडिक टेबल अच्छा से ध्यान रखना होगा। सोना चांदी
यहाँ पे भले पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का है लेकिन जरूरत यहाँ भी है। सोना का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, चांदी का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, या आपसे पूछ देगा पीबी यानी कि सीसा का, पारा का पूछ सकता है, Hg का। तो आप ऐसा ऐसा तत्व का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अच्छा से याद रखें, तब आप न्यूट्रॉन संख्या आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो बोस यहाँ पे क्या क्या रहता है? तो कुल आवेश संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा और कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि टोटल संरक्षित रहता है यहाँ पे। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है यानी अस्थायी नहीं है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कभी कभी बदलते रहता है। न्यूट्रॉन क्या होते रहता है दोस्तों? बदलते रहता है। न्यूट्रॉन कभी कम या बेसी हो सकता है। तो न्यूट्रॉन कैसा कण है? अस्थायी कण है, यानी कि अस्थायी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन को कवर किए। आप अपने से भी इन क्वेश्चनों को लगाकर देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन को अपने से लगाए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो ये लेसन 12 का पूरा निचोड़ है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इससे वीवीआई क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। जितना निचोड़ हो पाया वो सभी को कर दिए हैं और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बस आप इस लेसन को, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और साथ साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी भाइयों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।